यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 में हिंदी कहानी में आपकी जो कहानी है राही नाम से, उसको आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन इस कहानी को मैं पढ़ाने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अच्छे से समझ में आपको आ भी जाना चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, जुड़े रहना चैनल से। यहाँ पर आपको कंप्लीटली तैयारी करवाई जा रही है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो राही कहानी है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी यानी कि संवत 1961 ईस्वी प्रयागराज के अंदर। इनके कॉलेज को बताया जा रहा है, इनका कॉलेज कौन-सा था? क्रस्थवेट गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज में ही मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्या भी ये रह चुकी थी। ठीक है? ये भी ध्यान रखना। इनके कविता संग्रह हैं त्रिधारा और मुकुल 1930 ईस्वी में मुकुल आया था और नक्षत्र। ठीक है? इसके बाद कुछ कविताएँ की बात करें, कविताओं में इनके में शामिल हैं जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति। ये इनकी कुछ कविताएँ हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत और स्वदेश के प्रति, ये सभी इनकी वीर रस की कविताएँ हैं, ठीक है? वीर रस की कविताएँ इनके नाम से ही पता चल रहा है और वीर रस की कवयित्री थी। ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित थी। कहानी संग्रह में इनके में शामिल है बिखरे मोती जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके अलावा उन्मादिनी 1934 ईस्वी, सीधे-साधे चित्र 1947 ईस्वी, जिस वक़्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि लेखक या लेखिका के बारे में, ताकि आपको आगे यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप कर पाओ। कहानियों में सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यावहारिक चित्रण की प्रधानता की गई है। जो ये राही कहानी है, ये भी एक इनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, ये ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ने से हमें समझ में आ ही जाएगा और ये सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यावहारिक चित्रण की प्रधानता है इनकी सभी कहानियों में। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनको 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और ये किसके लिए? इनकी कहानियों के लिए ही किया गया है। बाल साहित्य में इनके में आता है सभा का खेला और कदम का पेड़, ठीक है? ये इनके बाल साहित्य हैं। आगे इनकी बेटी सुधा चौहान, इनकी बेटी का नाम था सुधा चौहान। उन्होंने मिला तेज से तेज नाम की इनकी जीवनी लिखी थी, ठीक है? ये ध्यान रखना, आगे लिखा हुआ है हालाँकि। जीवनी लिखी थी, मिला तेज से तेज सुधा चौहान की ये पूछी जाती है किताब और इस पुस्तक में माता-पिता की जीवनी उन्होंने लिखी थी। केवल माता की नहीं बल्कि माता और पिता दोनों की लिखी थी। ये हंस प्रकाशन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था जो इनकी जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ-साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही कृत्रिमता और स्पष्टता है जो कि उनके जीवन में है। ये किसका कथन है? तो ये मुक्ति बोध ने कहा है, ये ध्यान रखना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। आगे देखते हैं इनका जो संग्रह है यानी कि ये जो इनकी कहानी है राही नामक कहानी, ये सीधे-साधे चित्र जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ था। अंतिम कहानी संग्रह अभी हमने ऊपर देखा था, इसमें संकलित किया गया है। इसके अलावा राही कहानी के अलावा इसमें और कौन-कौन से कहानियाँ हैं? रूपा, दुराचारी, कैलासी नानी, मंगला, बिहा, हींगवाला, कल्याणी, इसके अलावा राही, दो साथी, तांगेवाला, प्रोफेसर मित्रा और गुलाब सिंह। कि ये सभी कहानियाँ हैं जो इनकी संकलित हैं सीधे-साधे चित्र में। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कहानी और वो भी लाइन बाय लाइन। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी बच्चे प्लीज़ हाइप कर दिया करें। हाइप जितना ज़्यादा आप करेंगे, हाइप करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इनका बेनिफिट केवल मुझे ही नहीं, आपको भी साथ में मिलेगा। क्योंकि जो जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट या इतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना बनाए रखें और इसके अलावा अगर आप पूरा इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। कहानी है तेरा नाम क्या है? आगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं केवल पढ़ती हूँ। ये पूरी कहानी यहाँ पर दी गई है, तेरा नाम क्या है? एक सेकंड। तेरा नाम क्या है? राही, ठीक है? नाम पूछा जा रहा है, वो बताती है राही, तुझे किस अपराध में सज़ा हुई? चोरी की थी सरकार,
चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी, नाज यानी कि अनाज, गेहूँ की गठरी, ठीक है? कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मज़दूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे तो मिल ही जाते। हमें मज़दूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल माँगते खाते हैं। जाति का क्या बताई गई है? मांगरोरी बताई गई है। इसमें एक लड़की है, राही जिसका नाम है, उसको सज़ा हुई है और उसको वो जेल में है। और जेल में जो दूसरी लड़की है जिसका नाम अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, अनीता नाम की वो लड़की है और वो स्वतंत्रता यानी कि क्रांतिकारी है और उसको इसलिए जेल हुई है। ठीक है? तो वो कहती है मांगरोली जाति होने के कारण उसे मज़दूरी नहीं मिलती, ये इसमें बताया गया है। जाति-पात पर का यहाँ पर जो चित्रण है वो किया गया है, ये ध्यान देना, ठीक है? आगे और भीख ना मिले तो और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाज़ार में बहुत देर तक माँगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी मैं बैठी रही, पर कुछ भी नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी पड़ी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी साँस ली, ठीक है? दूसरी लड़की का नाम क्या था जो उसका नाम पूछ रही थी? अनीता था जो कि जेल में ही थी इस समय। बोली, "फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देता।" आगे कहती है राई, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने भी नहीं सुना। ठीक है, ये हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, उसका यहाँ पर किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह से का अंधा है कानून हमारा जो किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इस कहानी से हमें इस पंक्ति से पता चलता है। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? अनीता राही से कहती है, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? मतलब पूछती है क्या उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में ही उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया था। है ना? जेल में उसे मारा था यानी कि पीटा गया था और वहाँ अस्पताल में जाकर के मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने अगला प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही बताती है कि उसे तो बिना किसी कसूर के ही पकड़ लिया गया। ठीक है, राही ने कहा ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक़्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था। उसी का उसने बदला ले लिया। मतलब कभी जो उसका पति था उसका किसी पुलिस वाले के साथ में झगड़ा हुआ होगा और जब वो दोस्तों के साथ में घूमने गया था, तो उसका बदला पुलिस वाले ने वहाँ पर निकाल लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं पर वह मर गया। यानी कि पुलिस वाले का किस तरह से दादागिरी यहाँ पर है, जो दिखाई गई है, ठीक है? अनीता ने एक दीर्घ दीर्घ यानी कि बड़ा साँस छोड़ते हुए कहा, बड़ा दीर्घ निश्वास के साथ कहा, "अच्छा जा, अपना काम कर।" राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी, ठीक है? जो लड़की थी अनीता, ये सत्याग्रह करके जेल में आई थी। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली क्रांतिकारी थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घरवालों ने लिखा-पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। बी क्लास, ए क्लास का मतलब यहाँ पर जेल में अंदर जो सुविधाएँ होती हैं, उनसे है। आगे अनीता के सामने आज एक प्रश्न था, वह सोच रही थी, देश की दरिद्रता यानी कि गरीबी और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का क्या कोई उपाय नहीं है? वो अपने आप में सोच रही थी। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने-पहनने का समान अधिकार तो है ही। यहाँ पर समान आ जाएगा। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं, आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं, उनको चोरी करनी पड़ती है, ठीक है? उन्हें 2 वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और कुछ लोग हैं कि जिनका खाना भी यूँ ही वेस्ट जाता है और जिनके लिए कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे-छोटे बच्चों की माताएँ भी जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ये एक तरह से जो अनीता है अनीता के रूप में लेखिका ही कह रही हैं, है ना? वो ये सारी चीज़ें वो सोच रही हैं।
उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है। यानी कि बताया गया है कि जो क्रांतिकारी थे उनके साथ में उतना बुरा सलूक नहीं किया जाता था। बाकी जो और किसी अपराध में पकड़ कर के लाए गए थे, उनके साथ में होता था। आगे वो कहती हैं कि फिर भी हमें संतोष नहीं होता, हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। जेल आकर ही हम कौन-सा बड़ा त्याग कर देते हैं। अब उसे जो अपना त्याग है ना, वो बहुत छोटा महसूस हो रहा है। आगे कहती हैं, जेल में हमें कौन-सा कष्ट रहता है, यानी कि जेल में उनको कोई भी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि ये हमारी चौथी जेल यात्रा है। बिल्कुल, सभी जो क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में बताया जाता है, बड़ी गर्व से बताया जाता है कि फलाना ये क्रांतिकारी 6 बार जेल गया, ये 17 बार जेल गया, ये 5 बार जेल गया, ये हम अपने इतिहास में भी देख सकते हैं कि ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है। यानी कि अनीता सोच रही है कि हम तो बड़े गर्व के साथ ये सोचते हैं कि हमारी चौथी जेल यात्रा है या 5वीं जेल यात्रा है, ठीक है? लेकिन हमने कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार-बार सुना-सुना कर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या-क्या हो जाते हैं। यहाँ पर लेखिका का कथन है या फिर ये अनीता सोच रही है कि इसके ऐसा नहीं है, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जैसे ही वो जेल से छूटेंगे और कांग्रेस को जिस जिस दिन सत्ता मिल गई, ठीक है? जिस दिन यानी कि हमारा अपना जो देश है आज़ाद हो गया, उस दिन हम में से सभी क्रांतिकारी कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाएगा, कोई स्थानीय संस्थाओं के मेंबर यानी कि उनको कोई ना कोई पद अवश्य मिल ही जाता है। आगे अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात-बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या फिर सत्ता भक्ति है, ठीक है? वास्तव में ये देशभक्ति है या फिर सत्ता भक्ति है, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ ही सकते हो, ठीक है? आगे अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, यानी कि उसके मन में बहुत सारी उधेड़-बुन चल रही थी। उसके मन में जो विचारों का ताना-बाना है, वो खुद से ही बुन रही थी। ठीक है? वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाए जा रही थी। यानी कि अनीता के अंदर जो विचार वाली एक और लेडी है, वो अनीता को ही खाई जा रही थी। यानी कि वो सोच रही थी और सोच में इतना खो गई थी कि उसे उसे बार-बार ये लगने लगा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है, वरन एक मज़ाक है। ठीक है? अब उसे अपनी देशभक्ति नहीं लग रही थी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। आज भी हमारी सरकार को ये ज़रूर अच्छे से सोचना चाहिए, लेकिन कहाँ सोचते हैं, कोई नहीं सोचता है, ठीक है? सभी को 2 वक़्त की रोटी ज़रूर मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन कोई भूखे सो रहा है और किसी के कोई कितना सारा अनाज है जो फ्री मिल रहा है, फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये आप सब समझ सकते हैं। इन हज़ारों लाखों भूखे नंगे भाई-बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। ठीक है? हमारा जो वास्तविक जीवन है, वो तो देहातों में ही है। ये पंक्ति पूछी जा सकती है। ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो ये किसकी है? अ, उम, राही कहानी से ली गई है। वैसे ये जो हमारा जो वास्तविक जीवन है, वो गाँव में ही बसता है। भारत का जीवन गाँव में बसता है। ये जवाहरलाल नेहरू का भी कथन है, अगर आप इतिहास उठा कर के देखेंगे तो। आगे है, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना तो घर है और ना ही द्वार है। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आँखों पर है कि होश सँभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। उसने जैसे कि ऊपर बताया था कि उनकी जाति मांगरोड़ी है, उनको काम नहीं मिलता है क्योंकि वो चोरी करते हैं, ठीक है? वो चोरी करते हैं, अगर उन्हें काम वगैरह कोई देता नहीं है इसीलिए क्योंकि उनका चोरी करने का ही शुरू से ही जो धंधा है ना, वो उनको पकड़ा दिया जाता है। माँ बेटी को, सास बहू को चोरी की शिक्षा यहाँ पर देती है।
कि इसमें बताया जा रहा है अशिक्षा और अज्ञानता का पर्दा इनके ऊपर पड़ा हुआ है और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वे कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, यानी कि चोरी करने के लिए वो दर-दर भटकते रहते हैं। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल गए। ठीक है, बच जाते हैं पुलिस की नज़रों से तो ठीक, अदरवाइज़ क्या नहीं तो क्या होता है, वो जेल जाने के लिए चले जेल ही जाते हैं फिर, ठीक है। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। ठीक है? ये पंक्ति पूछी जा चुकी है संसार की मृग मरीचिका का मतलब होता है कि जो माया जाल है या फिर हम जो चमक-धमक है, ठीक है? संसार की चमक-धमक में हम अपने लक्ष्य को भूल ही जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य-अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं है, यानी कि कर्तव्य-अकर्तव्य का उसे ध्यान ही नहीं है। सत्य असत्य की समझ नहीं है। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन-सा धर्म हो सकता है? कि मानवीयता से बढ़कर ये आप बात ध्यान से देख लीजिए, मानवता से बढ़कर वैसे भी कोई मानव धर्म नहीं होता है, ठीक है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई मेहतर पुण्य है, यानी कि कोई ऐसा पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा कोई मेहतर पुण्य, कोई बड़ा पुण्य नहीं होता है। राही जैसी भोली-भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। इनके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों नहीं हो? ठीक है? यानी कि जो सत्याग्रह करने वाले भी हैं, उनकी भी जो प्रथम प्रतिज्ञा है ना, वो यही होनी चाहिए। देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? यानी कि इनको ही रोटी दिलाने के लिए देशभक्ति सबसे पहले सबसे बड़ी होनी चाहिए। आगे अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते-सोचते सो गई। ठीक है, पूरा दिन अनीता का इन्हीं विचारों में डूबी रही और शाम को वह सोचते-सोचते सो गई। आगे है रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गाँव में पहुँच गई है। ठीक है, दिन भर जो उसने सोचा था, जो उसका दिमाग और दिल उसे बार-बार मतलब कह रहा था कि ये तुम्हारी जो देशभक्ति है वो बहुत छोटी है इन लोगों के सामने। तो रात को वो क्या करती है, सपना देखती है। ठीक है, और सपने में वो क्या देखती है कि जो वो सोच रही थी वही देखती है। जेल से छूटती है और इन्हीं मांगरोरी जाति के गाँव में पहुँच जाती है। वहाँ उसने एक छोटा-सा आश्रम खोल दिया है, ठीक है? मतलब अनीता ने जाकर के वहाँ पर आश्रम भी खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियाँ सूत काटने का काम करती हैं। सूत कातने का, ठीक है? कातने का काम करती हैं। दूसरी तरफ जो मर्द हैं वो कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं, ठीक है? यानी कि सबको काम धंधे पर लगा दिया है अनीता ने अपने सपने में। और ये जो यहाँ पर एक-एक पॉइंट जो लिख रखा है ना, बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, है ना? और इनकी जाति क्या है, रात में क्या सपना देखा अनीता ने, ये बहुत एक-एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बल्कि होते ही हैं, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है और कहीं से भी किसी भी लाइन से आपका प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए पूरी कहानी ज़रूर देख लेना। ठीक है? प कहानी पढ़ने से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर ज़्यादा पीवाईक्यू, एमसीक्यू और बहुत इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ लेते हो तो, ठीक है? आगे शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर के सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। ठीक है, ये सब अनीता अपने सपने में देख रही है, जैसा वो चाहती थी कि ऐसा भारत होना चाहिए, वैसा वो अपने सपने में देख पा रही है। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है अब। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वे देर से सोई थी, सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने, ठीक है, उसे आकर के किसने जगाया था? स्त्री जेलर ने जगाया था और बोली, "आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं।" यानी कि उसको घर जाने के लिए क्यों भेजा जा रहा था घर पर? क्योंकि अनीता के पिता बीमार थे और ये खबर आई थी, ठीक है? आप बिना शर्त के छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई।
ठीक है? अनीता यही सोचते-सोचते उसने सपना देखा और उसका सपना बीच में टूट गया। लेकिन उसने अपने मन में कहीं न कहीं ये ठान लिया था कि मुझे मतलब जो मैंने सपना देखा है उसको कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बहुत तो क्या है पूरा करना ही है, ठीक है? तो ये सोचते-सोचते वो अपने घर चली गई। अब इसमें कथा सार में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, कहानी सारी बता दी है, फिर भी देख लेते हैं। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है ये और इसमें जेल का परिवेश दिखाया गया है। मुख्य पात्रों में कौन-कौन आता है तो राही जो कि मांगरोली जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है, पुलिस वालों के द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में जेल जाती है। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। पति राही का पति था जिसे पुलिस वाले मारते-मारते ही मार देते हैं, यानी पीटते-पीटते उसको खत्म ही कर देते हैं। बच्चा राही का बेटा है जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष तथ्य इसमें क्या है इनको भी देखते हैं। अगर आपको भई यहाँ तक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर ये सारे नोट्स जो आप देख पा रहे हो ये ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध है। आप लेना चाहें तो आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर उसके अलावा आप घर तक ये नोट्स मँगवाना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स और इसके अलावा 6 से 10 तक के नोट्स, ठीक है? ये दोनों मिलेंगे आपको। बाकी के अभी यूनिट तैयार नहीं किए हैं मैंने, ठीक है? वो मैं धीरे-धीरे करूँगी जैसे-जैसे आपको पढ़ाऊँगी, तो आप ये मँगवा सकते हो। विशेष तथ्यों में संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोली जाति की कठिनाइयों का वर्णन इसमें किया गया है। स्त्री वेदना की झलक है। राष्ट्रीय भक्ति का चित्रण एवं सब सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण भी इसमें किया गया है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा है। राई 5-6 शेर अनाज की गठरी की चोरी करती है, ठीक है? ये पूछ लिया जाता है, किसकी अनाज चोरी करती है? तो 5-6 शेर अनाज की गठरी की। राय को सज़ा कितनी मिलती है? 1 साल की सज़ा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उद्धरण यहाँ पर ये अब आप खुद देख लेना, राही और अनीता के बीच में ये जो संवाद अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है, तो इनको पढ़ने की अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है? अगर आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब